है। फूलगोभी की भंडारण क्षमता कम हो जाती है। बोरोन की अत्यधिक मात्रा की कमी की अवस्था में डंठल खोखला होकर अंदर से ही सड़ने लगता है। इसकी पूर्ति के लिए 13 किलोग्राम बोरिक अम्ल अथवा 20 किलोग्राम सुहागा यानी बोरेक्स प्रति हेक्टेयर की दर से उर्वरक के साथ मिलाकर फसल में देना चाहिए। खेती योग्य चूने के प्रयोग से भी अम्लीय भूमि में सुधार के साथ साथ बोरोन तत्व की उपलब्धता बढ़ जाती है। जहाँ तक मॉलिब्डेनम की बात है तो इस तत्व की कमी के फलस्वरूप पौधे में कटी फटी पत्तियां निकलती है एवं उनका आकार असामान्य हो जाता है। फूल गोभी की गुणवत्ता में कमी हो जाती है और पैदावार घट जाती है। अत्यधिक कमी की स्थिति में 0.1% अमोनियम मॉलिब्डेनेट का पानी में घोल बनाकर 1 सप्ताह के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करते रहें। इस रसायन को आप कीट अथवा फफूंदनाशक दवाओं के साथ भी मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। अब जहां तक कीट एवं रोग के नियंत्रण की बात है तो सर्वप्रथम बात करते हैं कीट पर। इसके अंतर्गत लाही कीट। यह कीड़ा पौधे के कोमल अंगों एवं पत्तियों से रस चूसता है। इससे पत्तियां पीली पड़कर मुरझा जाती है। इसकी रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफॉस 1 मिलीलीटर प्रति लीटर या 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर 1 सप्ताह के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। डायमंड बैक मॉथ। इसके पिल्लू छोटे व पतले आकार के मटवैले होते हैं जो प्रारंभ से ही फसल पर सक्रिय हो जाते हैं। प्रारंभ में ये पत्तियों को खुरचकर या काटकर खाते हैं और बाद में फूलगोभी के अंदर रहकर हानि पहुंचाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए समेकित कीट प्रबंधन विधि अपनाना चाहिए। इस विधि में फूलगोभी की 20 लाइनों के बाद सरसों की 1 लाइन लगाने की अनुशंसा की जाती है। कीट की अधिकता में साइपरमेथ्रिन 0.2 मिलीलीटर प्रति लीटर घोल कर 10 दिनों पर बारी बारी से 4 बार छिड़काव करें। अब जहाँ तक रोग की बात है तो इसके अंतर्गत मिर्जुल रोबिल फफूंद या डॉनी मिल्ड्यू। इस बीमारी का प्रकोप फूलगोभी पर पौधशाला से लेकर कटाई तक होता रहता है। छोटे पौधे में रोग लगने से पत्तियों का रंग फीका पड़ जाता है। रोग की उग्र अवस्था में पौधे मर जाते हैं तथा फूल बनने की अवस्था में रोग का प्रकोप होने पर पुष्प दंडों पर काले धब्बे पड़ जाते हैं और पूरी गोभी सड़ जाती है। इसके नियंत्रण के लिए ब्लू कॉपर नामक दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। दूसरा रोग है काला विगलन यानी ब्लैक रॉट। यह फूलगोभी का एक प्रमुख रोग है जो जीवाणु के द्वारा फैलता है। अधिक तापमान यानी कि 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड एवं आर्द्रता मौसम के इस रोग को फैलाने के लिए अनुकूल है। इस रोग का प्रकोप होने पर पत्तियों के किनारे पर अंग्रेजी के भी अक्षर के आकार के पीले धब्बे बन जाते हैं जो धीरे धीरे मध्य सिराओं की तरफ बढ़ते हैं और सिराएं काली पड़ने लगती है। प्रकोप बढ़ने पर पूरी पत्तियां गिर जाती है तथा इसकी रोकथाम हेतु बीज को बुआई से पहले ही उपचार करके बुआई करना चाहिए। खड़ी फसल में इस रोग के प्रबंधन के लिए बोरिक एसिड 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बनाकर 3 से 4 बार छिड़काव करना लाभकारी पाया गया है। घोल में अगर सैंडीवीट यानी टिपॉल का प्रयोग किया जाए तो अधिक लाभप्रद होता है। देख भी कर रहे हैं, डेली इसको सुबह शाम भी देखते रहते हैं कीड़ा कहाँ कहाँ लग रहा है नहीं लग रहा है। ज्यादा कीड़ा लगता है तो उसमें दवा का भी प्रयोग करते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों बताई गई बातों को ध्यान में रखकर अगर आप खड़ी फूलगोभी की फसल में प्रबंधन करते हैं तो आपको गुणवत्ता युक्त फूलगोभी प्राप्त होगा। व्यावसायिक फसल के रूप में पान की खेती बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर की जाती है। यह एक बहुवर्षीय सदाबहार बेल है जिसकी खेती सिर्फ इसके पत्ते के लिए की जाती है। इसकी खेती के लिए बहुत से किसान भाई सोच रहे होंगे तथा कुछ किसान इसकी रोपाई की तैयारी कर रहे होंगे। अतः इसकी रोपाई के समय कुछ बातों का ध्यान रखना नितांत आवश्यक हो जाता है, जैसे भूमि का चुनाव, खेत की तैयारी, रोपाई हेतु उन्नत प्रभेदों का चयन, रोपाई का तरीका, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन इत्यादि। अतः किसान भाइयों, आप पान की खेती कैसे करें जिससे कि आने वाले दिनों में पान की खेती से अधिक लाभ मिल सके। इस विषय में संपूर्ण जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह विशेष अंश। किसान भाइयों, पान की उन्नत खेती के लिए सर्वप्रथम बात करेंगे भूमि के चुनाव पर। पान का बेरेजा बनाने के लिए ढालू जमीन जहां पानी निकास की अच्छी सुविधा हो अनुकूल होती है। प्राय तालाबों की मेड़ों पर या ऊंचे स्थानों पर जहां वर्षा का पानी इकट्ठा नहीं होता है इसकी फसल उगाने हेतु उपयुक्त होती है। परंतु दोमट काली मिट्टी सर्वोत्तम पाई गई है।
जहाँ तक बरेजा बनाने की विधि की बात है तो जिस भूमि पर बरेजा बनाना होता है वहाँ सीधी लाइन में चूना डाल देते हैं। इन लाइनों में 1 मीटर के अंतर से बांस 3 से 4 मीटर लंबे पंक्तिबद्ध गाड़ देते हैं। 2.5 मीटर ऊंचाई पर बांस की कमाची से लंबाई और चौड़ाई में बांधकर छप्पर बना देते हैं। ऊपर पतली खर या पुआल से छावा देते हैं और खर या पुआल हवा से नहीं उड़ सके इसके लिए छोटी छोटी बांस की कमाचियों को खर या पुआल के ऊपर रख कर बांध देते हैं। इस मंडप के चारों ओर छत की ऊंचाई के बराबर इकरी या खर की टहनियां बांस के सहारे बांध देते हैं। इस तरह बरेजा चारों ओर से बंद रहता है तथा सामने आने जाने के लिए एक दरवाजा रखते हैं। जहाँ तक पान की खेती के लिए भूमि की तैयारी की बात है तो बरेजा तैयार करने के बाद जमीन को अच्छी तरह साफ कर खुदाई करके पानी से सिंचाई कर देते हैं। 3 से 4 दिन बाद जब जमीन सूख जाए तब उसे भुरभुरी कर लेते हैं। बांस की लाइन के सहारे करीबन 10 सेंटीमीटर ऊंची और 50 सेंटीमीटर चौड़ी मेड़ बना लेते हैं। इसी मेड़ पर पान के बेलों का रोपण किया जाता है। जहाँ तक खाद उर्वरक प्रबंधन की बात है 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम स्फूर और 100 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करना चाहिए। यदि पोषक तत्व की पूर्ण मात्रा जैविक खाद के रूप में यानी सरसों, अंडी या नीम की खली को प्रयोग करें तो अति उत्तम है। ऐसा संभव नहीं है तो कम से कम पोषक तत्व की आधी मात्रा कार्बनिक और आधी अकार्बनिक खाद के रूप में व्यवहार करें। लगभग 20 से 25 क्विंटल खली प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष के हिसाब से दी जाती है। जहाँ तक किस्मों की बात है तो उत्तरी बिहार में पान की बंगला किस्म तथा दक्षिणी बिहार में बंगला एवं मगही किस्म लगाई जाती है। मगही पान अन्य देशों के लिए निर्यात भी किया जाता है। 1 हेक्टेयर भूमि में करीबन 1,50,000 बेलें लगती है। किसान भाइयों रोपनी के लिए बीज स्वस्थ एवं सुडौल बेल के 1 मीटर ऊपरी भाग से चुनना चाहिए। यदि किसी प्रकार के धब्बे और रोग के लक्षण दिखाई दे तो उन्हें बोने हेतु प्रयोग न करें। बेलों की रोपनी से पूर्व बोडो मिश्रण का 1% घोल तथा प्रति 4 लीटर घोल में 1 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन मिला दें तथा इस घोल में बेलों के कटे भाग को 30 मिनट तक अवश्य डुबोए रखें। इस प्रकार उपचार करने से फफूंद जनित एवं जीवाणु जनित रोगों के प्रभाव से बचाया जा सकता है। अब आइए बात करते हैं रोपण का समय एवं विधि पर। उत्तरी बिहार में पान की रोपाई जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के द्वितीय सप्ताह और दक्षिणी बिहार में मई माह के अंत में की जाती है। उत्तरी बिहार में रोपण के लिए बेल की 1 गांठ वाला टुकड़ा जिसके साथ एक स्वच्छ पत्ती लगी रहती है, जबकि दक्षिणी बिहार में मगही प्रभेदों की बेलें 7 से 8 गांठ वाली का उपयोग होता है। 2 बांस के दोनों ओर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारबद्ध लगाते हैं। गांठ को मिट्टी में गाड़कर तिरछा रखकर उसके ऊपर गीली मिट्टी के कणों के बीच की हवा निकाल दिया जाए और गांठ मिट्टी के संपर्क में आ जाए। रोपने के बाद बेलों को पानी से भिगोया हुआ खर या पुआल से ढक देते हैं। इस पर दिन में 2 से 3 बार हल्की सिंचाई करते हैं। अब आइए बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन पर। बिहार में पान की फसल के लिए सिंचाई मिट्टी के बड़े घड़ों से की जाती है। नई रोपन को दिन में 2 बार हल्की सिंचाई करते हैं। किसान भाई रोपन के बाद बेलों में जड़ें निकल आती है और नई बेल बढ़ने लगती है। तब बेलों को इकड़ी या बांस की पतली कमाची बेल के पास गाड़ कर बांध देते हैं ताकि इसके सहारे ऊपर चढ़ती जाए। नवंबर माह तक बेलों की बाढ़ बरेजे की छत को छूने लगे तो छत के बंधन काटकर पूरे छप्पर के ऊपर उठाकर ऊंचा कर देते हैं। किसान भाइयों मिट्टी चढ़ाने में मई एवं सितंबर माह में बाहर से लाई गई मिट्टी डाली जाती है। अधिकतर तालाब की मिट्टी इस कार्य के लिए उपयुक्त रहती है। किसान भाइयों पुराने पान जो कि बेल के साथ लगते हैं मार्च अप्रैल माह में निकल आते हैं। इन पानों का मूल्य दूसरे पानों की तुलना में अधिक होती है। इसके बाद वर्षा ऋतु के पहले जमीन से 2 फीट ऊंचाई तक पान को तोड़ लेते हैं तथा जब भी आवश्यकता होती है पान तोड़ लिए जाते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों बताई गई बातों को ध्यान में रखकर यदि आप वैज्ञानिक पद्धति से पान की खेती करते हैं तो पान से आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। हम फिर हाजिर होंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आंख शानदार। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आंख शानदार।
ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत से ऐसे व्यवसाय हैं जिन्हें अपनाकर वो अपना आर्थिक स्तर ऊंचा कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत जो किसान भाई अंडा उत्पादन हेतु मुर्गी पालन व्यवसाय अपनाना चाहते हैं या अपनाए हुए हैं, तो इस व्यवसाय से अच्छे उत्पादन के लिए आवश्यक हो जाता है कि मुर्गियों की शुरुआती अवस्था से ही देखरेख ठीक प्रकार से की जाए, जैसे स्थान का चयन, चूजों का चयन तथा इनके भिन्न भिन्न अवस्थाओं पर उचित आहार प्रबंधन इत्यादि। क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि किसान भाई यह व्यवसाय अपना तो लेते हैं, परंतु इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि मुर्गियों का तेजी से विकास नहीं होता है, जिसका प्रभाव उनके अंडा उत्पादन पर पड़ता है और कुक्कुट पालक भाइयों को हानि का सामना करना पड़ता है। अतः कुक्कुट पालक भाइयों, अंडा उत्पादन हेतु किए जाने वाले मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सीबी सिंह। प्रमुख पहलुओं में अगर हम देखें तो इसमें सबसे प्रथम जो है इसकी नस्ल या प्रजाति का चयन। तो प्रजाति के चयन में किसान भाइयों को जो अच्छी नस्ल के जो चूजे और किसी विश्वसनीय हैचरी से जो वो हमेशा क्रय करनी चाहिए। दूसरा जो है इसका आवास व्यवस्था। आवास व्यवस्था जो बड़ी प्रमुख व्यवस्था होती है मुर्गी पालन में, और आवास व्यवस्था जितनी साफ सुथरी और अच्छी और शुद्ध हवा का आवागमन जिसमें हो, उस तरह की अगर होगी तो ये व्यवसाय किसान के लिए उतना ही लाभकारी हो सकता है। आवास व्यवस्था में सबसे मुख्य जो रोल होता है मुर्गी पालन में वो होता है बिछावन व्यवस्था का। तो बिछावन व्यवस्था हमेशा जो है मुर्गी पालकों को जो है सूखी और अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर बिछावन व्यवस्था में मॉइस्चर या जिसको हम नमी कहते हैं अगर होगी तो इसमें बहुत सारी बीमारियों के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए खासकर जो है बिछावन पर विशेषकर ध्यान देना चाहिए। दूसरा जो है आहार भी एक प्रमुख पहलू होता है, और कुल व्यवसाय पे जो खर्चा आता है उसका लगभग जो है 70 से 75% जो है वो केवल आहार पे जाता है। जो हमारे किसान या मुर्गी पालक किसान भाई हैं वो स्थानीय अवयवों का उपयोग करके जो है आहार को संतुलित भी बना सकते हैं और सस्ता भी बना सकते हैं। इसमें जैसे मक्का, गेहूं, चावल या सोयाबीन, और इसमें जो अन्य तत्व जो है जैसे सोयाबीन मील या फिश मील या बोन मील, इनको हम बाहर से क्रय करके जो है स्थानीय अवयवों के साथ मिला करके हम आहार को सस्ता बना सकते हैं। और जो पक्षियों को हम आहार देते हैं तो आहार हमेशा जो है गर्मी के दिनों में खासकर बदलते मौसम में हम जो है सुबह और शाम जो दिन का जो कूलेस्ट पीरियड होता है या ठंडा समय होता है उस समय हम जो है आहार को देना चाहिए। दूसरा जो है पानी इन दिनों में जो है खासकर जो है स्वच्छ, ताजी और ठंडा जो बढ़ते हुए तापक्रम में या हीट स्ट्रोक की जो समस्या आती है तो उनसे जो है पक्षियों को बचाया जा सके। अंतिम जो पहलू होता है इसमें वो होता है प्रमुख रोग। तो मुर्गियों के वैसे तो हम देखें तो बहुत सारे रोग हैं उसमें, जैसे बहुत सारे जीवाणु जनित, विषाणु जनित या प्रोटोजोआ जनित जो है तो काफी रोग होते हैं, और इनमें कुछ रोग ऐसे हैं कि इनका एकमात्र उपाय केवल टीकाकरण होता है। जैसे रानीखेत है, गम्बोरो है, फाउल पॉक्स है, मैरेक्स है, ये सभी विषाणु जनित रोग हैं, और इन रोगों की रोकथाम के लिए किसान भाइयों को प्रशिक्षित व्यक्ति से या पशु चिकित्सालय के माध्यम से हमेशा जो है सही समय पर और सही तरीके से जो है इनका टीकाकरण करा देना चाहिए, ताकि इन बीमारियों से पक्षियों की जो है हमेशा के लिए सुरक्षा हो उसमें जो। और खासकर इसका असर जो छोटे चीजों में इसका ज्यादा रहता है। इस बीमारी में सामान्यतः जो लक्षण होते हैं वो बीट का पतला होना या पीला होना, या कभी कभी बीट के साथ में इसमें ब्लड आना जो है जिसको हम खूनी पेचिश बोल देते हैं हिंदी में जो है। तो इसकी रोकथाम के लिए वैसे तो मुर्गी पालकों को जो है इसकी बिछावन व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। बिछावन की नियमित रूप से पलटाई, और गीला बिछावन हो तो उसको बाहर करके उसकी जगह पे नया बिछावन, मतलब नए बिछावन से उसको हमें रिप्लेस कर देना चाहिए। और नया बिछावन डालने से पहले उसमें हमें थोड़ा बहुत चूना जो है वो डाल लेना चाहिए इसमें जो है। तो हम बहुत सारी ड्रग्स या दवाएं जैसे कॉक्सीमार है, एम्पोलियम है, सुपरकॉक्स है, कॉर्डिनोल है, इनमें से कोई भी दवा हम 3 से 5 दिन के लिए पानी में हम जो है वो दे सकते हैं इसमें जो है। और इनमें जो सुपरकॉक्स दवा वो थोड़ी सी स्ट्रांग होती है
तो वो 2 या 3 दिन में ही इस बीमारी को चेक कर देती है या रोक देती है उसमें जो है। अन्नदाता आपके लिए कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ाते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाबों की कड़ी को, जिसके तहत पहला प्रश्न पूछा है। ग्राम चिलमारा, जिला कटिहार के मोहन सिंह जी ने अपना अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से हमें बताया लीची के फलों में फली छेदक कीट एवं तना छेदक कीटों का प्रकोप देखने में आ रहा है। आप इसके प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं तो मोहन सिंह जी आपकी जिज्ञासा के समाधान के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। लीची के पौधों एवं फलों को क्षति पहुंचाने वाले प्रमुख शत्रु कीटों, उनके आक्रमण के लक्षण एवं नियंत्रण के उपाय इस प्रकार हैं। फल छिद्रक कीट, यह लीची के फलों को हानि पहुंचाने वाला प्रमुख कीट है। बिहार एवं अन्य राज्यों में विगत कई वर्षों से इस कीट द्वारा लीची के फलों को काफी क्षति पहुंचाई जा रही है। साथ ही साथ यह कीट लीची निर्यात में मुख्य बाधा उत्पन्न कर रहा है। यह कीट सालों भर लीची की कोमल मुलायम पत्तियों एवं टहनियों पर अपना जीवन निर्वाह करता है। मादा कीट कोमल पत्तियों पर अंडे देती है। अंडों से पिल्लू निकलकर पत्तियों के मध्य सिरा को छेद कर अंदर प्रवेश कर भीतरी भाग को खाते हुए सुराग बनाती है। आक्रांत पत्तियां धीरे धीरे सूख जाती है। बाद में इस कीट के पिल्लू कोमल टहनियों के अंदर प्रवेश कर ग्रसित कर देते हैं। अप्रैल मई में फल लगते ही मादा कीट फलों के डंठल के पास अंडे देती है। इनसे पिल्लू निकलकर डंठल के पास ही छेद कर फलों में प्रवेश कर जाते हैं तथा अंदर ही अंदर गूदे को खाते हैं। पिल्लू द्वारा डंठल के पास छेद करने के कारण डंठल एवं फलों का लगाव कमजोर हो जाता है तथा तेज हवा में फल गिर जाते हैं। पके हुए फलों के छिलने पर गूदे में उजले रंग के पिल्लू तथा काले रंग के मल भी दिखाई पड़ते हैं। ऐसे फलों का बाजार भाव कम हो जाता है। साथ ही इसका निर्यात भी नहीं किया जा सकता है। लीची फल छिद्रक कीटों से आक्रांत फलों जिनके डंठलों के पास काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं तोड़कर जला दें या मिट्टी में गाड़ दें, जिससे इन कीटों का फैलाव न हो सके। छिड़काव का उचित समय अगस्त से अक्टूबर तक का होता है। दवा तथा पानी की मात्रा वृक्ष के आकार के अनुसार घटती बढ़ती है। वैसे मध्यम आकार के वृक्षों के लिए 10 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। फल लगने के बाद में मोनोक्रोटोफॉस का 20 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। अंतिम छिड़काव के 12 से 15 दिनों के बाद ही फलों की तोड़ाई करें ताकि कीटनाशी दवा का प्रभाव समाप्त हो जाए। दूसरा कीट है छाल भक्षी कीट। यह कीट मुख्यतः लीची के तनों एवं शाखाओं को हानि पहुंचाते हैं। इस कीट के पिल्लू तनों एवं शाखाओं में छिद्र बनाकर रहते हैं। रात्रि में छिद्र से बाहर निकलकर छिलकों को खाते हैं तथा अंदर एवं शाखाओं पर टेढ़ी मेढ़ी गैलरी बनाते हैं। अपने बचाव के लिए गैलरी में बिस्टा की सहायता से जाल बना देते हैं। इनके प्रकोप से टहनियां कमजोर हो जाती है तथा कभी कभी टूटकर गिर भी जाती है। इन छाल भक्षी कीट से आक्रांत शाखाओं एवं तनों पर बने गैलरी को साफ कर छिद्र में तार डालकर पिल्लुओं को मार दें। आक्रमण की अधिकता होने पर रुई के फाहे को पेट्रोल, मिट्टी तेल या विपोना या फिर DDPP 100 EC में भिगोकर छिद्र में डालकर मिट्टी से मुंह बंद कर दें। इस तरह के कीटों के रोकथाम के लिए कीटनाशकों का व्यवहार तभी करें जब कीट का आर्थिक क्षति स्तर हानि को पार कर जाए। इसके अंतर्गत लीची के आक्रांत टहनियों एवं पत्तियों को साल में 2 बार जुलाई तथा अक्टूबर माह में तोड़कर जला दें। इससे माइट, फल छिद्रक, पत्र लपेटक एवं छाल भक्षी कीटों की संख्या में कमी आती है। लीची माइट संक्रांत पौधे न लगाएं। प्रत्येक लीची वृक्ष के चारों तरफ बरसात शुरू होने से पूर्व ही 30 सेंटीमीटर गड्ढा खोदकर 4 किलोग्राम नीम की खली तथा 1 किलोग्राम अंडे की खली को मिलाकर भर दें तथा सिंचाई कर दें। यदि पौधों में फूल निकलते समय पौधों की जड़ों के पास 200 से 250 ग्राम फिराडॉन प्रति पौधा की दर से व्यवहार करें तो फल छिद्रक कीट के प्रकोप में कमी आ जाती है। दूसरे प्रश्न के माध्यम से जानने की इच्छा जाहिर की है। ग्राम राठी, जिला मधुबनी के चंद्रशेखर जी ने अपने अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से हमें बताया कि आप बेबी कॉर्न मक्का की खेती करना चाहते हैं। इसके लिए इसकी बीज दर, खेत की तैयारी के साथ साथ खाद उर्वरक प्रबंधन एवं बुआई विधि पर जानकारी चाहते हैं। तो चंद्रशेखर जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। इसकी खेती बलुई से लेकर
भारी मृदा तक सभी प्रकार की भूमि, अधिक उपजाऊ मिट्टी जिसमें जीवाश्म की पर्याप्त मात्रा हो, उपयुक्त होता है। ये ध्यान रखें कि जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। गर्मी के दिनों में मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करनी चाहिए। 3 बार हैरो या कल्टीवेटर से जुताई करनी चाहिए। प्रत्येक जुताई के बाद पट्टा लगाना चाहिए। कॉर्न की अच्छी उपज लेने के लिए 130 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। फास्फोरस, पोटाश की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा बुआई के समय खेत में बराबर रूप में मिला देते हैं। जहाँ तक किसान भाइयों इसके उन्नत प्रभेद की बात है तो इसके अंतर्गत BL41, MEH 133, MEH 114, पूसा अर्ली हाई 1, पूषा अर्ली हाई 2, पूषा अर्ली हाई 3 इत्यादि उपयुक्त किस्में हैं। जहाँ तक किसान भाइयों बेबी कॉर्न की बुआई के समय की बात है तो उत्तर क्षेत्र में फरवरी से सितंबर माह में किया जा सकता है। पूर्वी क्षेत्रों के किसान भाई इसे जनवरी से सितंबर माह में इसकी बुआई कर सकते हैं और मध्य, दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्रों के किसान भाई इसे सालों भर इसकी बुआई कर सकते हैं। इसके लिए औसतन 30 से 35 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। बुआई से पहले बीज को थीरम या कैप्टान नामक दवा से 2 ग्राम से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लेने के बाद जैविक उपचार करना न भूलें। जहाँ तक बुआई विधि की बात है तो बीजों की बुआई पंक्ति से पंक्ति की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर तथा बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर पर की जाती है। बुआई के दूसरे दिन ही त्रिनाशक दवा एट्राजिन 50% यानी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर जमीन की सतह पर समान रूप से छिड़काव कर दे। अब आई बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन पर। बसंत ऋतु में उगाई गई फसलों में 8 से 10 दिनों के अंतराल पर लगातार सिंचाई करते रहना चाहिए। साथ ही साथ किसान भाइयों 25 से 30 दिन की फसलों में खरपतवार का नियंत्रण करते रहे तथा नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा बुआई के 25 से 30 दिनों के बाद तथा शेष मात्रा नर मंजरी निकलते समय दिया जाएगा। आइए देखते हैं प्रदेश के विभिन्न मंडियों के कृषि उत्पाद के भाव। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। देश भगत यूनिवर्सिटी पंजाब, योर फ्रीडम टू ग्रो। CRI Pumps, pumping trust worldwide. सूबे में धड़ल्ले से चल रही है गैर लाइसेंस से चिटफंड कंपनियां। मोकामा बाढ़ में 8 कंपनियों के कार्यालय सील, नकदी और कागजात जब्त। जाली नोटों का सॉफ्ट टारगेट बनता बिहार। पटना से लगातार दूसरे दिन 2 लाख के नोट बरामद, हथियार के साथ 2 गिरफ्तार।
कटिहार में एक भुट्टे की कीमत ने ली बच्ची की जान, खेत मालिक की पिटाई के बाद अस्पताल में हुई मौत। किशनगंज में विधायक तौसीफ आलम की शादी में जमकर हवाई फायरिंग, सीएम भी पहुंचे थे नव दंपति को आशीर्वाद देने। और महाबोधि मंदिर के रखरखाव पर उठे सवाल, गर्भगृह के दीवारों में कई जगहों पर दरार, मंत्री प्रेम कुमार ने दिलाया आवश्यक कार्रवाई का भरोसा। नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं तुलिका और अब खबरें विस्तार से। बिहार में कई ऐसी चिटफंड कंपनियां चल रही हैं जिसे सेबी से लाइसेंस नहीं मिला है और ऐसी कंपनियां कभी भी निवेश की गई लोगों की गाढ़ी कमाई को बटोर कर भाग सकती है। ऐसी ही आशंका के मद्देनजर शनिवार को पटना के कई इलाकों में चिटफंड कंपनियों के नाम पर धोखाधड़ी रोकने के लिए छापेमारी की गई। बाढ़, बख्तियारपुर और मोकामा में एक साथ की गई छापेमारी में 8 चिटफंड कंपनियों के कार्यालय सील कर दिए गए और कार्यालय से मिले सभी कागजात और नकदी को जब्त कर लिया गया। डीपीओ राजकिशोर सिंह के नेतृत्व में ये अभियान चलाया गया। डीपीओ ने बताया कि ये कंपनियां सेबी से लाइसेंस लिए बगैर ही लोगों से पैसे उठा रही थी और इस मामले में कई लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। लोग अरेस्ट हुए हैं जो ऐसा काम कर रहे थे और कुछ लाख रुपए भी बरामद हुए हैं, जिसका इन्वेंट्री बनेगा और इस पर केस होगा और कठोर कार्रवाई की जाएगी। आखिर इनके ऊपर क्या आरोप है, किन आरोपों के तहत कार्रवाई हुई गिरफ्तारी? किसी भी चिटफंड कंपनी को बिना सेबी के गाइडलाइन के रुपया जमा करने का कार्य नहीं कर सकते, लेकिन ये काम अवैध काम कर रहे थे। ये गरीबों के कमाई के चूना लगा रहे थे। जितने भी बैंकों के खिलाफ जो निजी बैंक है, नॉन बैंकिंग कंपनियां हैं, वहाँ छापेमारी की तो वहाँ का क्या नजारा था? किस तरह से वहाँ पर कैश का और कागजातों का संधारण हो रहा था? ये लोग वहाँ पासबुक, डिवेंचर, बॉन्ड, शेयर्स और ढेर सारा गलत सर्टिफिकेट पब्लिक को इशू किए हुए थे, जो कि गलत है। ये ऐसा काम नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि चिटफंड और फाइनेंस कंपनियां गरीबों की खून पसीने की कमाई न हड़पे, इसके लिए केंद्र सरकार को कड़ा कानून बनाना चाहिए। कोलकाता में उन्होंने कहा कि बिहार में काम करने वाली ऐसी ज्यादातर कंपनियां पश्चिम बंगाल में रजिस्टर्ड हैं और वर्तमान कानून के मुताबिक उनके खिलाफ बिहार सरकार काम नहीं कर सकती। So this Rose Valley, Sharda Group, MMP, Greenery. So 90% of the so-called chit fund companies or Ponzi scheme companies, they are having registered office in Kolkata in West Bengal, and they are operating in the neighboring districts of Bihar and Jharkhand also, but I'm from here, so I'm telling about Bihar. और जो राज्यों के पास जो कानून है उसके तहत इन कंपनियों को रोका नहीं जा सकता। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेक दीज कंपनीज बाय द स्टेट। पटना में लगातार दूसरे दिन जाली नोट जब्त किए गए हैं। जीआरपी और एसटीएफ ने 2 लाख रुपए के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 4 पिस्तौल भी बरामद हुए हैं। गिरफ्त में आए लोगों के नाम सुनील और अमन है और इनमें से एक सरकारी स्कूल में टीचर है। रुपए और हथियार गुवाहाटी भेजे जा रहे थे और इसी दौरान एसटीएफ और जीआरपी ने छापेमारी की, जिसमें दोनों को पकड़ लिया गया। बताया जा रहा है कि सुनील का भाई जाली नोटों का कारोबार करता है और फिलहाल कोलकाता की जेल में बंद है। अमन कुमार जो है उनके भाई उनसे जाली नोट के कारोबार करते रहे हैं और इसी क्रम में वो कलकत्ता जेल में बंद है। उसी और इनके बड़े भाई हैं, ये व्यवसाय करते हैं जाली नोट का और अवैध काम सप्लाई, और ये टीचर हैं। ये कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं और कितने बार किए, हम लोग इसका विस्तृत रूप से पूछताछ कर रहे हैं। उनको नहीं मालूम। क्या करते थे? टीचर। कहाँ? हाजीपुर सरकारी स्कूल में? जी। तो ये आर्म्स लेके किसको देना था? हमको नहीं मालूम।
इससे पहले शुक्रवार को भी राजधानी से करीब 6 लाख के जाली नोट बरामद हुए थे और इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। एक हफ्ते में राजधानी से जाली नोट मिलने का ये तीसरा मामला है। नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से सटे जिलों में जाली नोटों की बरामदगी होती रही है, लेकिन लगता है कि अब राजधानी भी जाली नोटों के कारोबार का अड्डा बनती जा रही है। कटिहार